दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को देख रहे थे जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया है इन्वायरमेंट का। तो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को देख रहे थे मिक्स। तो इससे पहले भी हमने बहुत वीडियो में देख लिया, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें बच गए हैं, उन्हें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या होती है, यानी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम। तो ये हमारी लीनियर होती है, यानी रैखिक होती है। रैखिक होती है, लीनियर होती है, यानी यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। तो रैखिक होती है। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। और ये किस तरीके से होता है, पहले उत्पाद, फिर हमारा शाकाहारी और फिर मांसाहारी, इस तरीके से ऊर्जा प्रवाह होता है। और यह ऊर्जा कभी पुनः चक्रित नहीं होती है, जबकि पोषक तत्व चक्रीय होते हैं, यानी यह रिसाइकिल नहीं होता है। तो इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो पहले भी क्वेश्चन में देखा था हमने, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर होता है, यानी उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। एंड इज नॉट रिसाइकल्ड अनलाइक न्यूट्रिएंट्स। तो ये होता है। फिर अगला है हमारा कि खाद्य श्रृंखला में दूसरा ट्रॉपिक स्तर किसका होता है, यानी व्हाट ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। तो ये ट्रॉपिक स्तर भी हमारे सिलेबस में है। तो ये दूसरा जो होता है ये होता है हमारा शाकाहारी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, शाकाहारी। दूसरे टॉपिक लेवल में ये आते हैं। पहले में आएंगे हमारे उत्पादक, इसे देख लेते हैं। जैसे तो पहले में आएंगे, पहला टॉपिक स्तर हमारा उत्पादक का होगा, यानी पौधे का होगा। दूसरा शाकाहारी का होगा, और तीसरा जो होगा प्राथमिक मांसाहारी, यानी जैसे शेर। तो इस तरीके से होता है। ट्रॉपिक लेवल 1 में आएंगे प्रोड्यूसर प्लांट्स, ट्रॉपिक लेवल 2 में हमारे शाकाहारी जैसे डियर, और ट्रॉपिक लेवल 3 में हमारे लायन मांसाहारी आएंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसेस बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो ये कौन सा होगा हमारा, ये बताना है। तो इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल एक गैस भू रासायनिक चक्र है, गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र है नाइट्रोजन साइकिल। तो गैसीय चक्र नाइट्रोजन के घटकों के उपस्तर पर आधारित होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है गैस वायुमंडल में प्रमुख है। तो ये गैसीय चक्र है हमारा। फिर एक खाद्य जाल का पारिस्थितिक महत्व है क्या है, यानी व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब। तो इसका जो होगा हमारा ये बनाएगा, यह पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर बनाता है, यानी इट स्टेबलाइज द इकोसिस्टम। तो फूड जाल जो होता है, यानी खाद्य जाल, ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर बनाता है। तो ये देख सकते हैं, यह पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर बनाता है। खाद्य जाल जो होता है कई खाद्य श्रृंखलाओं को जोड़ता है, जिससे एक प्रजाति के विलुप्त होने पर अन्य विकल्प मौजूद होते हैं। तो देख सकते हैं, फूड वेब इंटरलिंक फूड चेंज एंड अदर अल्टरनेटिव फीडिंग पाथ हेल्पिंग मेंटेन स्टेबिलिटी इन केस ऑफ स्पीसीज लॉस। तो ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र को स्टेबलाइज करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी मृदा लोहे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से समृद्ध होती है और वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो विच सॉइल इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फाउंड इन हैवी रेनफॉल एरिया। तो ये लेटेराइट सॉइल होगी हमारी, लेटेराइट मिट्टी। अधिक वर्षा के कारण लीचिंग होती है, जिससे सिलिका हट जाता है और आयरन एल्यूमिनियम का जमाव होता है। तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है हमारी लोहे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से समृद्ध होती है, यानी रिच होती है बहुत इससे। फिर हमारा कि बहुउद्देशीय बांधों, ये हमारा कथन कारण वाला है, यानी जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, बहुउद्देशीय बांधों से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वे प्राकृतिक जल चक्र को प्रभावित करते हैं। तो इसका देखेंगे तो जो हमारे स्टेटमेंट भी सही है और जो इसका रीज़न है वो भी सही है, क्योंकि जो बांध हो रहे हैं इनसे हमारे पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को अनबैलेंस कर रही है। तो देखते हैं कैसे होगा इसका। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बांध जो होते हैं नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोकते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होता है या असंतुलन होता है। बांध यानी डैम जो होते हैं ये प्राकृतिक प्रवाह को रोकते हैं। जैसे नदी हमारी बह रही है तो उसको रोक दे रहे हैं, उसके जो नेचुरल हमारा सोर्स है उसको रोक दे रहे हैं। तो इस तरीके से पारिस्थितिक असंतुलन होता है। फिर है हमारा नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये भी हमारी बहुत फेमस है हमारा, तो इसे बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा इसका। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक अमोनिया में बदला जाता है। यह कार्य राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे जीव करते हैं। तो राइजोबियम ये एग्रीकल्चर में ये पूछा जाता है कि किस लिए यूज होता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यूज होता है।
फिर है वनों की कटाई से किस प्राकृतिक चक्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी विच नेचुरल साइकिल इज मोस्ट अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन। तो इससे हमारा किस पे अधिक प्रभाव पड़ेगा बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा, कार्बन साइकिल। इस पे हमारा ज़्यादा फर्क पड़ता है वनों की कटाई से। तो वृक्ष जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जब वनों की कटाई होती है सिर्फ CO2 का अवशोषण घटता है और कार्बन चक्र बाधित होता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ता है। फिर है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। तो ये भी हमने बहुत बार देखा है, पश्चिमी घाट होता है। कुल भारत में 4 जो है हमारे हॉटस्पॉट हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो उनमें से हमारा ये पश्चिमी घाट भी है। तो पश्चिमी घाट होगा ये। तो भारत में चार जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से पश्चिमी घाट है जहाँ कई स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फिर हमारा अस्पताल अपशिष्ट, ये भी हमारे सिलेबस में है। अस्पताल अपशिष्टों के निपटान के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इसके लिए यूज में होता है। तो अस्पताल अपशिष्ट जैविक और संक्रामक हो सकते हैं, जिन्हें जलाने से उन्हें निष्क्रिय किया जाता है। यह तरीका जो होता है सुरक्षित और तेज है। फिर हमारा कथन कारण वाला है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में अतिरिक्त उपयोग से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हमारा कथन है। और फिर है पीने के पानी के लिए मौजूद नाइट्रेट जो होता है शिशुओं में ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा डालता है। तो इसके जो हम देखेंगे तो इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। यानी जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं इसका अध्यय रूप से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, छोटे बच्चों का शरीर जो होता है नीला पड़ जाता है और उनमें ऑक्सीजन के परिवहन नहीं हो पाता है। तो ये इसके लिए दोनों सही हैं और सही व्याख्या है इसकी। तो नाइट्रेट जो होता है शरीर में नाइट्राइड में बदलते हैं, जो हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा डालते हैं, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता है और जो शरीर का रंग होता है वो नीला पड़ जाता है। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मुख्य रूप से मीना माता रोग के लिए जिम्मेदार है। तो ये प्रदूषक भी है हमारा, कौन सा है मीना माता रोग के लिए जिम्मेदार। तो इसके लिए जो सही होगा वो होगा हमारा पारा, मरकरी यानी पारा Hg। ये हमारा मीना माता रोग के लिए जिम्मेदार है। तो देख सकते हैं पारे से प्रदूषित जल ने जापान में मीना माता रोग फैलाया था। तो ये जापान में फैला था मीना माता रोग पारे के द्वारा। फिर बायोस्फीयर रिजर्व और उनके राज्यों को मिलाना है। तो देख सकते हैं इसमें नोकरेक जो होगा ये मेघालय में है, नीलगिरी हमारा तमिलनाडु, सिमलीपाल उड़ीसा में, डिब्रू सैखोवा असम में। तो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनको फिर से देख लेते हैं, जैसे देख सकते हैं इन्हें। और जो नीलगिरी है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में फैला है। हमने बहुत बार देख लिया है बायोस्फीयर रिजर्व से। सिमलीपाल उड़ीसा में है, डिब्रू सैखोवा असम में है। फिर हमारा भारत में वन्य जीवों की रक्षा के लिए 1972 में कौन सा अधिनियम लागू किया गया था। तो 1972 में आया था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। तो यह अधिनियम वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए लागू किया गया था। फिर जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता प्रदान करती है और विविध प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र को अधिक लचीला बनाती हैं। तो ये भी कथन कारण दिया है हमें। तो ये भी हमारा दोनों सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। जैव विविधता जो होता है पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता प्रदान करती है, यानी स्टेबिलिटी करती है हमारी जैव विविधता, और विविध प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र को अधिक लचीला बनाती हैं। तो ये भी दोनों हमारे सही हैं और ये सही व्याख्या भी कर रहा है इसकी। तो ज़्यादा प्रजातियां होने से पारिस्थितिक तंत्र में लचीलापन और स्थिरता बनी रहती है, यानी स्टेबिलिटी भी रहती है इससे। फिर अगला है हमारा कि जल निकायों में यूट्रोफिकेशन यानी पोषण संलयन का मुख्य कारण क्या है। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज़। तो इसके लिए क्या हमारा होगा बताना है। तो जल निकायों में यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर जो इसका डी होगा प्लास्टिक कचरा। ऑप्शन नंबर सी अधिक पोषण तत्व, अधिक पोषक तत्व होगा इसका मुख्य कारण। तो देख सकते हैं उर्वरक से बहकर आए नाइट्रेट और फॉस्फेट जो होते हैं शैवाल वृद्धि बढ़ाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो वो होगा हमारा प्लास्टिक की थैली, यानी ये हमारा जैव अपघटक नहीं है। मतलब ये हमारा जैव अपघटित नहीं हो सकता है, अपघटन नहीं किया जा सकता है ना, ये कई सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस कारण ये हमारे अपशिष्ट जो हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो प्लास्टिक अपघटित होने वाला नहीं है, जो सैकड़ों वर्ष तक पर्यावरण में रहता है।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक चक्र का भाग नहीं है? तो प्लास्टिक चक्र जो होगा इसका जैव रासायनिक चक्र का भाग नहीं है। ऊपर देखा था हमने नाइट्रोजन चक्र जो है इसका भाग है। तो प्लास्टिक जो है कृत्रिम पदार्थ है और इसका कोई प्राकृतिक चक्र नहीं होता है। तो प्लास्टिक इज सिंथेटिक नॉट नेचुरली साइक्लिड इन इन्वायरमेंट। फिर एक कथन जो है इसमें कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा के लिए घोषित किए जाते हैं, यानी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर डिक्लेयर टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड, यानी जो हमारी रक्षा के लिए घोषित किए जाते हैं प्रजातियों की। तो यहाँ ये सही है, ये हमारे सही होते हैं, यही इनके लिए जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव है वो यही है। फिर हमारा जो संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता और उसके प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए किया जाता है इनकी स्थापना। फिर है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा रामस्तर है? रामस्तर स्थल है यानी रामसर साइट। तो रामसर साइट जो इसमें होगा केवलादेव नेशनल पार्क है। हमने इसकी भी एक वीडियो देखी है रामसर साइट की, आप देख सकते हैं। तो केवलादेव नेशनल पार्क इसका सही आंसर होगा। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। फिर अगला हमारा वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य जो होगा वो होगा हमारा भूजल पुनर्भरण करना, यानी रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो संग्रहित वर्षा जल जो होता है जमीन से रिसकर भूजल स्तर को पुनः भरता है। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये हमने देखा था, इसके जो जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की भी एक डिटेल वीडियो देखी है। उसमें होता है कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन, 3 जोन पाए जाते हैं इसमें। तो देख सकते हैं इसमें क्षेत्र 3 जोन होते हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन, जो अलग अलग उद्देश्य निभाते हैं। तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम कि जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन, यानी परिवार नियोजन और शिक्षा। तो ये भी हमारा टॉपिक है, हमारे सिलेबस में देख सकते हैं आप। तो शिक्षा, परिवार और नियोजन की जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। फिर है कि हमारा कि यदि मृदा अपरदन हर साल 1.5 सेंटीमीटर ऊपरी मृदा हटाता है तो 5 वर्षों में कितनी ऊपरी मृदा खो जाएगी? तो इफ सॉइल इरोजन रिमूव 1.5 सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉइल एवरी ईयर, तो हाउ मच टॉप सॉइल विल बी लॉस्ट इन 5 ईयर? तो हम क्या करेंगे 1.5 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 15 पंजे 75, 7.5 सेंटीमीटर इसका सही होगा। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण एक प्राकृतिक कारण नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल कॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो ये होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये हमारे खुद द्वारा हो रहा है, यानी आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, कृत्रिम प्रदूषण है, फैक्ट्रियों द्वारा या इंडस्ट्री द्वारा जो प्रदूषण होता है। फिर हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो ये भी सही है हमारा। और यदि ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान 0 के नीचे चला जाएगा। तो ये भी सही है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव भी पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यक है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो तापमान जो होगा 0 से नीचे चले जाएगा। तो ये भी सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण की स्थल बाह्य यानी एक्सेस हेतु विधि है? तो ये कौन सी होगी हमारी बॉटनिकल गार्डन, ये बाह्य वाली सी है, और ये सब हमारी आएंगे इन सीटू के अंदर। तो वनस्पति उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन जो आएगा देख सकते हैं भारत। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत स्टेट उत्सर्जन मानक यानी BS मानक का उद्देश्य वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण को कम करना है। तो हाँ ये सही है, ट्रू है। ये BS मानक जो है इसका उद्देश्य यही है कि वायु प्रदूषण को कम करना। फिर हमारे निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का ग्लोबल वार्मिंग क्षमता यानी GWP ये सबसे अधिक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? तो सबसे अधिक जो होगा ये होगा हमारा SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका जो है हमारा अधिक है GWP ओवर 22 के टाइम मोर देन CO2 से भी 22,000 गुना ज़्यादा है इसका। फिर एक किसी क्षेत्र में जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है यदि उसमें हो तो स्थानीय प्रजातियों की उच्च संख्या यानी हाई नंबर ऑफ इंडेमिक स्पीसीज एंड रैपिड रेट ऑफ हैबिटेट लॉस, यानी निवास स्थान में तेज़ी से नष्ट होने की दर। तो हॉटस्पॉट के लिए दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, तो इसका सही होगा बोथ ए एंड बी, यानी दोनों से सही होंगे 1 और 2। फिर है प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव को चुने, यानी सेलेक्ट द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट पे इसके जो क्या क्या लाभ हानि होंगे वो देखते हैं। तो इसका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसके लिए जो होगा हमारा देख लेते हैं 1, 2 और 4।
यानी कि 1 2 जल प्रदूषण होगा, एक वस्तुओं की मृत्यु भी होगी, वायु प्रशोधन इसके नहीं होगा। और जो पहला ऑप्शन होगा एक वो भी होगा, इससे मिट्टी की बंजरता, तो ये भी होगा। फिर हमारा कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो अभी देखा था हमने 4 हॉटस्पॉट हैं। तो ये कौन कौन से हैं? एक हमारा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा एंड सुंदरलैंड, ये इसका होंगे। निकोबार आइसलैंड भी बोलते हैं, निकोबार आइसलैंड का ही पार्ट है। तो 4 हमारे इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसकी विधि कौन सी नहीं है बताना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होगी इसकी विधि नहीं होगी है, बाकी तीनों जो हैं इसकी विधियाँ हैं। फिर 85 dB यानी डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर के लंबे समय तक संपर्क से स्थायी सुनने की हानि हो सकती है, तो हाँ सही है। अगर 85 dB से ज़्यादा होगी तो बहरे हो सकते हैं, तो इसका भी ये भी सही होगा हमारा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये होगा पीवीसी प्लास्टिक यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।